नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा लगातार आपसे बात करते रहे हैं। कई सारे मुद्दों पर बात करते आ रहे हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ज़हन में ला रहे हैं। बहरहाल राजा भाई, स्वागत है एक बार फिर आपका। थैंक यू बॉस। क्या ताज़ा स्थिति क्या बोलते हैं आप? देखिए, आप यदि इंदौर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी, तो मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि हम जैसे जैसे थर्ड फेज के लॉकडाउन में जा रहे हैं, जी, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, वो काफ़ी अंडर कंट्रोल और सुधार की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं ये कह सकता हूँ कि इंदौर में देश का सबसे प्रभावशाली लॉकडाउन का पालन हो रहा है और उसका लाभ हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, महसूस भी होगा। इसमें इंदौर की तमाम जनता, तमाम वासिंदे, रहवासी साधुवाद के पात्र हैं, जो लॉकडाउन को बहुत बेहतर तरीके से पालन कर रहे हैं और उसका लाभ भी आने वाले दिनों में हमको मिलेगा। क्योंकि यदि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करते तो अभी जी, हमारे यहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो आ रहे हैं, वो जी, कितने गुना बड़े बड़े होते हैं, इसका अंदाज आप और मैं नहीं लगा सकते। इसलिए कि लॉकडाउन प्रभावशाली रहा, जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहा, तो कैरियर स्प्रेड नहीं हुआ और जो कैरियर थे उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन किया गया तो चाहे वो होटल्स में किया गया, गार्डन्स में किया गया, धर्मशालाओं में किया गया, और वहां से भी जो लोग ठीक होके घर गए, वो भी एक बहुत एक काबिल तारीफ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आज के डेट में आ रहा है, बशर्त कि आने वाले दिनों में इसका फिगर न बढ़े और हमारे सामने ये चुनौतियां ज़्यादा बड़ी होके ना आए। आज के दिनांक में मैं ये कह सकता हूँ कि अस्पतालों के जो फीडबैक आ रहे हैं, येलो जोन के अस्पताल ऑलमोस्ट खाली हैं। मतलब जिस तरीके से हम शुरू 12-15 अप्रैल के आसपास हम डरे हुए थे कि जिस तरीके से फिगर सामने आने लगा था, हमको लग रहा था कहीं अस्पताल के बेड कम ना पड़ जाए, और ये फिगर एकदम एकाएक बढ़ रहा है। याद है तो आपको 200-200, 300-300 फिगर आ रहा था। तो आंकड़ों से तो खैर आप पहले दिन से ही नहीं डर रहे थे, लेकिन आंकड़ों से ये संदेश जा रहा था कि अभी कंट्रोल नहीं हुआ है मामला। अब ये कहा जा सकता है कि 30, 25, 22, 30 फिगर के आ रहे हैं, तो अभी आज की डेट में बात करें तो अंडर कंट्रोल दिख रहा है सर। राजा भाई, शहर को लेकर तो हम शहर में अच्छे और सकारात्मक परिणाम निकल कर आ रहे हैं। लेकिन देश में आज जो 2 बड़े मुद्दे निकल कर सामने आए। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने इंदौर में बाईपास पर मजदूरों की वीडियो जारी की और उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, कई स्वयंसेवी संगठन सक्रिय हुए कि उनको खाने को दाना नहीं, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है और वे मुंबई से, सूरत से, इलाहाबाद, लखनऊ चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं और 10-10, 12-12, 15-15 दिन से चल के जा रहे हैं। तो आप आज आपकी इस पहल के बाद इंदौर के प्रशासन ने उनके लिए व्यवस्था की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी उनकी व्यवस्था की, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस तरह का जर्नलिज्म करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा निकल कर सामने आया राजा भाई, दिल्ली में क्या देश के कई हिस्सों में शराब की दुकानों की जो अनुमति दी गई और उसके बाद जो कुछ घटित हुआ, दिल्ली में तो मुझे जहाँ तक सूचना मिली कि शायद उस अनुमति को भी निरस्त करना पड़ा है। क्या है ये? क्या सरकार 25-25 दिनों तक, 45 दिनों तक लोगों को लॉकडाउन रखना चाहती है? लोगों की इकोनॉमी बिगाड़ती है, उसके बाद अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए शराब की दुकानें खोलती है। ये कितना उचित है? देखिए, प्रश्न एकदम वाजिब है। सबसे पहले तो आपने जो इंदौर के बाईपास का जिक्र किया है, दरअसल देखिए उसमें मुझे या आपको केवल हमारा एक ही फर्ज है कि यदि हमारे सामने कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाए, वही प्रयास आप और मैं कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल ठीक सही। है। और देखिए सर, आपको ये बात तो एक वाजिब प्रश्न ये बनता है। मेरा किसी व्यक्ति, संस्था, क्लास से आपत्ति नहीं है। मेरी व्यवस्थाओं के प्रति प्रश्न हमेशा खड़ा होता है कि आप ये कहते हो कि कोटा लाने के लिए 120 बसें भेजी, बसों को सैनिटाइज किया, पूरी फोर्स झोंक दी और आपने कहा हम हमारे खर्चे से लाए हैं। अरे वो तो सामर्थ्यवान लोग हैं सर। वो लोग हैं जो 1.5-2 लाख रुपए की फीस भरते हैं। वो लोग हैं जो 10 से 15 हजार रुपए की पॉकेट मनी पर मंथ बियर करते हैं। वो जंगल में फंसे हुए नहीं थे कि आपने 120 बसें भेज दी उनको लाने के लिए। मेरी आपत्ति इस बात पे नहीं है कि आप क्यों लेके आए, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको मार्केट किया ना,
मेरा सवाल ये है कि फिर ये जो मजदूर आपकी आंखों के सामने से जा रहे हैं, इस पे कौन सी सील सिक्के लगे हैं कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, सर वो और भारत देश कौन सा पूरे देश का सर मेरा एक कोट है, मजदूर के वोट की कीमत होती है, जान की कीमत नहीं होती। आप उसकी जान की कीमत नहीं समझते हो। जब आप उसको वोट चाहिए होता है तो गाड़ी भेज देते हो, गाड़ी भेजते हो, साथ में आप सब वो तमाम साधन संसाधन उपलब्ध करा देते हो, क्योंकि उस समय आपकी वोट की कीमत होती है। अभी आपका चुनाव नहीं है ना वो आने पे सर। यदि ये कोरोना चुनाव के समय आया होता ना, तो इन मजदूरों की दुर्गति नहीं हुई होती सर। और आपके नेता अभिनेता जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन शासन जो है ना, इनके लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ा रहता, क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है ना उस समय। अभी उनको दुर्गति क्यों हो रही है कि उनके आसपास आपके चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है तो उनका वोट आपको काउंट भी नहीं हो रहा। फिर आपके तो ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये राजस्थान का नहीं है, गुजरात का नहीं है, इसका मतलब आपका वोटर नहीं है, वो ये कहूंगे ना। सही बात। इसका मतलब ये है ना, आपके यदि राज्य से निकल रहा है तो आप साधन उपलब्ध नहीं करा सकते उसको कि उसको सीमा तक पहुंचाया जाए। तमाम उस मुख्यमंत्री से संबंधित मुख्यमंत्री से बात करके आप 120 वर्षों का तो ढिंडोरा पीटते हो। योगी जी ने वहां से उत्तर प्रदेश से भेज दी, ममता ने बंगाल से भेज दी, शिवराज ने मध्य प्रदेश से भेज दी। अरे साहब, क्या कोटा ही दुनिया है क्या? ये सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि केवल दुनिया कोटा में बसी है क्या, इसके अलावा दुनिया नहीं है क्या लोगों की? ये जो मजदूर है, मुझे मतलब जब आज हमने ये पोस्ट किया उसके बाद तमाम, चाहे व्यापारिक संस्थाएं हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो, मुझे नाम लेने में कभी मतलब शर्म नहीं आती है। सबसे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर का संदेश आया इंदौर से कि राजा भाई हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे, बताइए कहाँ से ये व्यवस्था है। धन्यवाद के पात्र आशीष सिंह, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनिशिएट किया। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का कॉल आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम पहले दिन से वैसे तो बाईपास पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब मैं हमारी क्षमता को बढ़ाता हूँ और वाहन उपलब्ध कैसे हो उस दिशा में काम करता हूँ। खाने पीने की व्यवस्था में तो हम लाखों फूड पैकेट रोज शहर के लोगों को जा ही रहा है। उन्होंने अपने मुंह से नहीं कही बात, मुझे मालूम है क्योंकि नेटवर्क और टीम काम कर रही है। शहर के दूसरे विधायक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है सर। चाहे आप पुलिस की बात करो, आप पुलिस के अफसर का मेरे पास फोन आया कि जहां से एंट्री पॉइंट है वहीं हमने बैनर लगा दिए कि कोई भी व्यक्ति भोजन करे बगैर नहीं जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब अपने साधन से वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। महेश जैन का मेरे पास संदेश था, जो एसपी वेस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमने एंट्री पॉइंट पे संदेश है क्लियर कि जो भी व्यक्ति अंदर आएगा कुछ खा के जाएगा, और उनके लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जो उपलब्ध कराई जा सकती कराई जा रही है पुलिस के द्वारा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी रिपोर्ट कर दी इसलिए कर रहे हैं, नहीं, ये पहले से कर रहे हैं ये लोग। मैंने तो उसको थोड़ा सा सामने लाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं खुद वहां पे चक्कर काटता हूँ और मेरे साधन संसाधन जो हो सकते हैं मैं मेरे लेवल में मदद करने का प्रयास करता हूँ मेरी टीम के माध्यम से। ये कोई कोट करने की बात नहीं है। एक बात नोट कर लीजिए सर, ये वक्त देश को लौटाने का है, समाज को लौटाने का है, ये सही, बिल्कुल सही। लौटाने का है। ये जो लोग लूट रहे हैं ना उनको भी ईश्वर देख रहा है, और जो लौटा रहे हैं उनको भी ईश्वर देख रहा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये समय जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय तत्काल बदल जाता है, नियति का स्वभाव है। समय बदलता जरूर है, चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या खराब हो। ये खराब समय से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने भी आपको सामर्थ्यवान बनाया है। थोड़ा सा भी सामर्थ्य का कोई पैसा अर्थ भी नहीं होता है। सामर्थ्य आपके पास अपना सामर्थ्य है कि आप अपनी बात मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा रहे हो, जागरूकता कर रहे हो, यही तो सामर्थ्य है। और क्या है सामर्थ्य होता है? सभी काम सामर्थ्य पैसों से थोड़ी होता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य से काम करता है। पुलिस अपनी जगह कर रही है, प्रशासन अपनी जगह कर रहा है, कैलाश विजयवर्गीय अपनी जगह कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग अपनी जगह कर रहे हैं। लेकिन आप राजनीति सिर्फ इसलिए इस स्टैंड पे करोगे कि हमने तो वहां सब बसें भेज दी। अरे बसें भेजने की वहां जरूरत कितनी थी आप जानो, लेकिन ये जो लोग सड़क पे निकल रहे हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हो? आप ने एक आंकड़ा पढ़ रहा था, 60,000 मजदूरों की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये 60,000 मजदूर कौन से हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सर। योगी जी ने वहां से बसें भेज दी। अरे साहब, आपने बसें भेज दी, अच्छी बात है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि जो आपके राज्य के जो लोग पैदल चक्कर काट के आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो? एक ट्रेन में 1200 लोगों का ला रहे हो और 12 घंटे से टीआरपी हासिल कर रहे हो कि हम ट्रेन से ला रहे हैं, ट्रेन से ला रहे हैं। ये आपका काम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ध्यान रखो आप। बात आपने बिल्कुल सही कही है। शराब वाले प्रश्न पे हम आगे आते हैं।
लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात, और अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, कुछ समाचार देख रहा था, व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने वीडियो डाले। इस सरकार ने ट्रेन चलाई, सरकार ने कहा हम निःशुल्क लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके भाड़ा देने की बात करती है, और सरकार पता नहीं कौन सी निःशुल्क ट्रेन चला रही है, उन लोगों से भाड़ा लिया गया है जब उन्हें ट्रेन में बिठाया गया है। बताइए। मैं कहीं ऑर्डर पढ़ रहा था, आप तो उसकी बात करो, मैं तो अब लिखित मैं कागजों पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ। उन्होंने आदेश जारी किए कि 85% राज्य शासन वहन करेगा जी या 85% केंद्र शासन वहन करेगा। जी। अरे साहब, आप लॉकडाउन खुलने के मुहाने आए हो, तब तो इनकी सुध बुध ले रहे हो। आप सुध कब ले रहे हो इनकी? जब लॉकडाउन खुलने के मुहाने आ गया। जी अभी आपने जिक्र किया, एक सोनिया गांधी ने रिएक्शन दिया सुबह कि कांग्रेस वहन करेगी। कांग्रेस तो पॉलिटिक्स कर रही है, उस पर वहन क्या करेगी? पहले कहाँ चली गई थी कांग्रेस? आज से 50 दिन हो गए लॉकडाउन को बर्दाश्त करते हुए। उस समय कहाँ थी कांग्रेस? माना कि काम सरकार का है, तो जब सरकार का, तो फिर कांग्रेस क्रेडिट कैसे ले सकती है कि हम वहन करेंगे इस खर्चे को? और करना है तो फिर सभी राज्य के मुख्यमंत्री या जो भी आपके राजनेता है उनको ड्यूटी पे लगा दे। सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग देना है। दुर्गति सबसे ज्यादा मजदूर की हो रही है, और रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। सही। यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के दुख तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं, और मजदूर भोग रहा है। आप और मैं देख रहे हैं, नोटबंदी के लाइन में कौन खड़ा था साहब, जरा बताइए। सारे लोग वही। गरीब आदमी। देशबंदी के समय कौन लाइन में खड़ा है? यही मजदूर खड़ा है ना। मुझे तो कोई राजनेता हाई प्रोफाइल का व्यक्ति लाइन में खड़ा नहीं दिख रहा है सर। मुझे तो कोई राजनेता हाई प्रोफाइल का व्यक्ति सड़कों पर संघर्ष करता हुआ हजारों हजारों किलोमीटर चलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। सूरत का वाकया सामने आया, 2 दिन पहले गुजरात मध्य प्रदेश की बॉर्डर का सामने आया था। सर, दुर्गति मजदूरों की हो रही है, इनके वोट की कीमत है, इनकी जान की कीमत नहीं है। ज्ञान बांटना बहुत आसान काम है, लेकिन इनकी सुध-बुध लेना बहुत बड़ा काम है। आप टीआरपी हासिल करने के लिए 100-125 बसें भेज सकते हो। ये 100-125 बसें इनके लिए परमानेंट लगा के रखो ना, इनको इनके राज्य तक भेजने के लिए। उस समय आपके साधन संसाधन कहाँ जाते हैं? तो ये कहना ठीक नहीं है ना कि हमने 60,000 मजदूरों की सुध-बुध ले ली। मजदूर आपके राज्य से गुजर रहा है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है उस समय। जवाबदारी आपके राज्य से नहीं, देश के मजदूर है, सबको उसी दिशा से, उसी नजरिए से देखना होगा। फिलहाल राजा भाई, हम फिर शराब बंदी की तरफ आते हैं कि शराब की दुकानें बंद कर दी गई, लोग 42 दिनों से 45 दिनों से लॉकडाउन के अंदर बैठे हैं। उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारें अपने यहाँ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे रही है। लोगों का धंधा बिगड़ गया है, लोगों की इकोनॉमी बिगड़ गई है, लेकिन सरकार अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए शराब की दुकानों पर लाइन लगवा रही है। ये कितना उचित है? देखिए, लंबे समय से इस मुद्दे पे डिबेट भी हो रही थी कि शराब की दुकानें कब खुलेगी। इसके 2 पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा आपको और मेरे को। इसमें एक पार्ट का डिस्कस होता है रेवेन्यू, ठीक है। पूरा जब देश लॉकडाउन में था तो आपका रेवेन्यू डेफिशिएट हो रहा था, तो आपने सोचा क्यों न रेवेन्यू को वापिस से खड़ा किया जाए और शराब की दुकानें खोल दी जाए। ये तो हो गया रेवेन्यू का पार्ट। लेकिन आपने देखा आज कि 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन में कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था, चाहे वो फुटेज दिल्ली के हो, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहे हो। इस बात में आज की डेट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई तक तो कम से कम इसको लॉक रख रखा है कि हमारे यहाँ शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी तो सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो पाएगा और वायरस स्प्रेड होने की संभावना भी 0% रहेगी, शराब की दुकानों के एंगल से बात करें तो। अब मैं देख रहा था कुछ बिल 50-50 हजार रुपए के बिल आज एक एक व्यक्ति के आ रहे थे। अब वो कौन सा सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं, आप और मैं जान रहे हैं इस बात को कि पूरा सैनिटाइज एक ही दिन में कर लेंगे शरीर को वो लोग, और हम हर उम्र के व्यक्तियों को अपन ने लाइन में लगा हुआ देखा है। सर, यदि 50 दिन से 40-42 दिन से व्यक्ति अंदर बैठा था, तो क्या उसको अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो सुबह 6 बजे से लाइन में आके लग गया आज? आप लॉकडाउन खुलने की परिस्थितियों का पालन कैसे करवा रहे हो? देखिए आप, मुझे लग रहा है कि वहां उन लोगों की दुर्गति हो गई जो 50 दिन से ऑलरेडी बैठे हुए थे घर के अंदर, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंस कहाँ था? देखिए तो सही, कोई पालन हुआ क्या? और सुबह 6 बजे से लाइन में लगे पड़े हैं, 4-4 किलोमीटर की लाइन है, और हाथ में नहीं समा रही उतनी बोतलें वो लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये विषय ऐसा है सर कि पीने वाले के लिए तो वो दवाई का काम कर सकती है,
लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन का पालन तो इसके अंदर सब धज्जियां बिखेरी गई, धज्जियां उड़ी है इसके अंदर। आप रेवेन्यू के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनके साथ तो ये घोर अन्याय है कि उनका बिजनेस भी पिटा पड़ा है, उनका स्वास्थ्य भी पिटा पड़ा है, उनका कारोबार पिटा पड़ा है। और आपसे ले देखिए ऐसे सीन जब देखने को मिलते हैं तो व्यक्ति को ये फील होता है कि मैं घर में क्यों बैठा हूं भाई, मैं तो सुरक्षा के लिए बैठा था ना, कि मैं निकलूंगा तो कहीं ना कहीं वायरस स्प्रेड होगा, कहीं कोई मुझे पकड़ेगा, किसी को मैं पकड़ूंगा। ये दारू वाले जो लोग लाइन में खड़े हैं, ये तो किसी न किसी को तो पकड़ेंगे आने वाले दिनों में। अब इनका वायरस पीने से मरता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन ये लोगों को अफेक्टेड जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना राजा भाई, आज बाकी ये पूरा जो टॉक शो हुआ है बिल्कुल आक्रामक ढंग से हम लोगों ने किया है। उसके पीछे वर्तमान परिस्थितियां और हालात जिम्मेदार है। जिस तरह से शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई और विभिन्न राज्यों में उसकी दुर्गति हुई है, मजदूरों को लाने ले जाने पर राजनीति हो रही है। वो देश का मजदूर है, किसी प्रदेश का मजदूर नहीं है। और राजा भाई का गुस्सा भी वाजिब था कि आपने जब छात्रों के लिए बस लगाई जो सामर्थ्यवान है, 5-5 लाख रुपए सालाना फीस देकर वो कोचिंग ले रहे हैं, तो उनसे पैसा लिया जाना चाहिए था, बजाय इन मजदूरों से ट्रेन का पैसा लिया जाए। तो मुझे लगता है राजा भाई, वर्तमान का जो दौर चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, और इंदौर में जो हालात है, मुझे लगता है जल्दी ही हम इन सब चीजों से बाहर आएंगे। पर फिर भी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये हमने पंच लाइन बना दी है। मैं और राजा भाई आप सबको इस बात के आगाह करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन करते रहना पड़ेगा। फिलहाल राजा भाई, आज की इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।